bonding molecular orbitals, right? That is BMO, and Na is number of electrons in ABMOs. ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? हर बार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन करते हैं। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे सवाल तो आप कर ही लोगे, इजी है। इसके रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे वो भी साथ में बता देता हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, ठीक है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। ओके, अगर आपके पास Np नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में और Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो उसके बाद ये पूछता है कि बताइए मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, मॉलिक्यूल स्टेबल कब होगा, ठीक है? देखिए यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं की कॉन्सेप्ट। जब मैं मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करूं अकॉर्डिंग टू MOT, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल will be equal to is directly proportional to bond order। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी पे डिपेंड करेगी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा मॉलिक्यूल उतना स्टेबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जो बॉन्ड ऑर्डर है, तो अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाए, अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाए? जीरो हो जाए। इफ बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू जीरो, बॉन्ड ऑर्डर जीरो होने का मतलब कि आपके पास जो मॉलिक्यूल बन रहा था उन एटम्स के बीच में बॉन्ड ही नहीं बना, उन एटम्स के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं बना। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाए इसका मतलब ये होगा कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाए, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं साथ में बता दूंगा, बट अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो हो जाए इसका मतलब ये होगा कि दो एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बना, उस मॉलिक्यूल्स में एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बना होगा। सो दैट मींस दैट मॉलिक्यूल इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? देखिए एक काम कर लेता हूं, मैं यहां पे एमओ डायग्राम बना लेता हूं, मैं एमओ डायग्राम बना लेता हूं, ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना लेता हूं N2 का, किसका? N2 का बना लेता हूं, ठीक है? फिर मैं ये बता दूंगा आपको कि कैसे वेरिएशन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में N2 से नीचे वाले एटॉमिक नंबर्स में और N2 से ऊपर वाले एटॉमिक नंबर्स में। जब मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करूंगा नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की, तो मैं यहां पे एक नाइट्रोजन लिख दूंगा, यहां पे एक नाइट्रोजन लिख दूंगा, ठीक है? एनर्जी बार साथ में लगा देंगे, हम लो एनर्जी से स्टार्ट करेंगे हाई एनर्जी की तरफ, ठीक है? अब इसके पीछे एक पूरा थ्योरी कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, क्या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की शेप होंगी, कितने नोड्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होंगे, किस में होंगे किस में नहीं होंगे, वो एक अलग केस आ जाता है। बट क्विकली अगर आप रिवाइज करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे नाइट्रोजन के बीच का N2 का, इसका डायग्राम बना रहा हूँ N2 का। मैंने एक नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया, एक नाइट्रोजन यहाँ पे लिख दिया। बताइए नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टार्टिंग से बताइए, 1s2 2s2 2p3, सही है? एटॉमिक नंबर 7, 1s2 2s2 2p3, ठीक है? This is 1s2 of first nitrogen and this is 1s2 of another nitrogen, ठीक है? अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ये होता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बनते हैं, और उसमें से हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लो एनर्जी के होते हैं और हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो लो एनर्जी वाले होते हैं उनको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे, और जो हाई एनर्जी वाले होंगे उनको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनेंगे, अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं, 1s और 1s कंबाइन कर रहा है, तो आपके पास दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे कुछ इस तरीके से। ये वाला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, ठीक है? अब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो BMOs होंगे, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, पाई से या डेल्टा से। ये एनसीईआरटी पे दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। सिग्मा से डेल्टा भी ध्यान में रखना, ठीक है ना? डेल्टा बॉन्डिंग आपको इंक्लूड है नहीं, क्वाड्रपल बॉन्डिंग सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट ध्यान में रखना जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? अच्छा, जो सेम सिमेट्री वाले कंबाइन किए दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? S और S जब भी कंबाइन करता है हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। सो ये वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा सिग्मा 1s। 1s और 1s कंबाइन किया था, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, इसका नाम आ जाएगा सिग्मा 1s। क्या आ जाएगा? अच्छा, इसी का एंटी बॉन्डिंग होगा, और एंटी बॉन्डिंग को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सेम होगा, बस ऊपर क्या लगा देना? सो दिस इज सिग्मा 1s, सिग्मा 1s। तो अगर BMO को इनसे रिप्रेजेंट करेंगे तो ABMO को किनसे रिप्रेजेंट कर देंगे हम? ABMOs को इन्हीं से रिप्रेजेंट करेंगे, बस ऊपर क्या लगा देंगे? स्टार लगा देंगे, ठीक है? पाई स्टार एंड डेल्टा स्टार।
ठीक है जी, किया जाएगा। सो 1s सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मत लिखना, सिर्फ कंट्रीब्यूशन लिख देना। सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1 जो बना रहा हूँ ना, इसके बाद हम कंट्रीब्यूशन लिखेंगे जो नीट 2023 में पूछा भी था, सवाल था नीट 2023 में जो मैं बना रहा हूँ इसी कंट्रीब्यूशन पे बेस्ड। अच्छा उसके बाद बता दीजिए 1s के बाद, 1s के बाद कौन सा नाइट्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेगा? 2s और इसका भी, दैट इज 2s कितना 2 और इसका भी 2s 2, ये मैंने लिख दिया 1s2, दो इलेक्ट्रॉन फिलिंग लास्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। 2s2 इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। बताइए फिर से कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? 2, एक बनेगा सिग्मा 2s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 2s। क्यों? क्योंकि s और s फिर से कंबाइन करने के बाद कौन सा आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा? सिग्मा वाला। सो दिस इज सिग्मा 2s एंड दिस इज सिग्मा स्टार 2s। अगर आपको कंफ्यूजन डायरेक्ट याद है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। सो सिग्मा 2s एंड सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, हो गया सिग्मा और सिग्मा। अच्छा उसके बाद बताइए 2s के बाद नाइट्रोजन का कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा? 2p पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है जी। और इसका भी कौन सा करेगा? 2p। अच्छा इस 2p वाले में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? p में 3 ऑर्बिटल्स। p में कितने ऑर्बिटल्स? आप चाहो तो ब्रेक करके भी दिखा सकते हो, मान लीजिए मैं ऐसे दिखा देता हूं। ये आ गया 2p इसका और ये आ गया 2p अगले वाले का, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन इसके 2p में? नाइट्रोजन के 2p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3, ठीक है। कैसे मैं फिल करूंगा? सिंगली 1 2 एंड 3, ठीक है ना। बिल्कुल वायलेट नहीं होना चाहिए, ना ही एटॉमिक में ना ही मॉलिक्यूलर में। 1 2 3। अच्छा कितने कंबाइन किए एटॉमिक ऑर्बिटल्स? अब 6, 3 इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और 3 अगले वाले के एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टोटल कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। तो बताइए कितने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और कितने एंटी बॉन्डिंग? 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है ना। जो 3 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ध्यान देना इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। वो इक्वल एनर्जी के नहीं होंगे सारे के सारे। सबसे पहले तो ये वाले दो सबसे लो एनर्जी वाले, ठीक है। इसको हम बोल देंगे पाई टू पी एक्स और इसको हम बोल देंगे पाई टू पी वाई। ध्यान देना जो 2p है, मुझे पता है 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन सा ऑर्बिटल था? px py और pz, ठीक है। अब इस पे भी सवाल पूछता है आपका। जनरली अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ना दिया हो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z के अलोंग अलाइन करता है। इसका मतलब ये होगा जब भी pz और pz आपस में कंबाइन करेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा? याद रखना इसको, हमेशा जब भी pz और pz आपस में कंबाइन करेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन जब px और px कंबाइन करेगा तब पाई बॉन्ड, और जब py और py कंबाइन करेगा तब भी पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जब px और px कंबाइन करे तब भी पाई बॉन्ड, जब py और py कंबाइन करे तब भी पाई बॉन्ड, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ना दिया हो। लेकिन अगर ऐसा बोल दे कि मान लीजिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस x एक्सिस के अलोंग, कहां पे है? x एक्सिस के अलोंग, और फिर बोले बताइए कौन से वाले पाई ऑर्बिटल कंबाइन करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? सर वो वाले जिनमें इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अलाइन होगा। दैट इज उस टाइम पे px और px पाई सिग्मा बना लेगा, px और px क्या बना लेगा। लेकिन अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ना दिया हो तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस किसके अलोंग होता है? pz और pz के अलोंग। pz और तो pz और pz हमेशा कौन सा बना देता है? ठीक है, पाई टू पी एक्स एंड दिस इज पाई टू पी वाई। यहां पे आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड, ये आ जाएगा सिग्मा टू पी जेड। ये बन गए 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग वाले। कैसे पहचान लिया आपने बॉन्डिंग वाले थे? क्योंकि सर इनके साथ नहीं था, ठीक है। बना लिया मैंने 3 पाई बॉन्ड्स, 2 पाई वाले और 1 सिग्मा वाले। अच्छा बताइए इनके एंटी बॉन्डिंग वाले कैसे होंगे? बिल्कुल इनके ही जैसे, बस उनपे क्या रहेगा? स्टार। तो यहां पे क्या आएंगे? 2 इक्वल एनर्जीज वाले, दैट इज पाई स्टार टू पी एक्स एंड पाई स्टार टू पी, दिस इज पाई स्टार टू पी एक्स एंड दिस इज पाई स्टार टू पी वाई, ठीक है। और इसके ऊपर कौन सा बनेगा? इसके ऊपर बन जाएगा सिग्मा स्टार टू पी जेड, राइट। सिग्मा टू पी जेड था, इसके ऊपर सिग्मा स्टार टू पी जेड बन जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब बताइए ये इंपॉर्टेंट है, सारा खेल इस पूरी एमओ डायग्राम में सारा खेल यहाँ पे है, सारा का सारा खेल इस पे है, ठीक है। ये जो आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की आप कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे एज पर अबोव रूल्स और पॉलिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे फिलिंग होगा। मुझे बता दीजिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन टोटल थे? 4। अच्छा इन बीएमओज में मैं फिल करूंगा तो कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? यहाँ पे भी 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बताइए 2 किस में फिल करूंगा? 2 सिग्मा वाले में और 2 किस में? वो भी 4, ठीक है। यहाँ पे बता दीजिए वापस कितने हैं? 4, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं टोटल? 6 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना, ठीक है। 1। अब बताओ मैं सेकंड कहाँ पे फिल करूँ? 2p वाई में या 2p x में ही रखूँ? 2p वाई में फिल करना पड़ेगा, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है।
एक मैंने यहाँ पे फिल किया, दूसरा मेरे को यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑर्बिटल डिजेनरेट है। ये ऑर्बिटल्स क्या हैं? ये इक्वल एनर्जीज के हैं, और इक्वल एनर्जीज वाले ऑर्बिटल्स में तब तक पेयरिंग नहीं होता जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो, एज पर हुन्स रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग। अच्छा अब बताइए, थर्ड यहाँ पे और उसके बाद फोर्थ यहाँ पे, ठीक है। आगे चार, टोटल कितने हैं? 6, 4 आगे। अब बता दीजिए 5। अब ऊपर चला जाओ, इसमें फिल करो सर। ऊपर तब तक नहीं जा सकते जब तक लो एनर्जी वाले सारे फिल ना हो जाए। उसके बाद 6 ये आ गया। ये आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम किसका? N2 का। इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम इस बार एग्जाम में था, 23वें एग्जाम में था, और आपको पूछा गया था कन्फिग्यूरेशन। क्या पूछा गया था? कन्फिग्यूरेशन। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्यूरेशन। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्यूरेशन N2 का। और जो मैं N2 का लिखूंगा, N2 तक जितने भी होंगे, तो N2 से नीचे वाले, मान लीजिए N2 से नीचे वाला कौन सा आ गया आपका? C2 आ गया। C2 से नीचे कौन सा आ गया? ये N2 से नीचे वाला C2 आ गया। C2 से नीचे B2 आ गया। B2 से नीचे Be2 आ गया। उसके नीचे Li2 आ गया। सबका कॉन्फ़िगरेशन इसी पैटर्न पे चलेगा, ठीक है ना। जो ये एमओ डायग्राम मैंने बना रखा है, N2 से नीचे वालों के लिए सबके लिए सेम एमओ डायग्राम बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। लेकिन N2 से जब ऊपर आ जाओगे आप, उस टाइम पे एमओ डायग्राम वैरी करता है, और ये होता है sp मिक्सिंग के कारण, क्योंकि N2 तक sp मिक्सिंग होगा। N2 तक क्या होगा? sp मिक्सिंग होगा। उसके बाद sp मिक्सिंग नहीं होगा। क्या होगा ये बता देता हूं। पहले हम लिख लेते हैं N2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्यूरेशन, ठीक है। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कन्फिग्यूरेशन आपको लिखना, आपको सिर्फ MO लिखना है। बताइए कहां से स्टार्ट करूं? सिग्मा, कितने सिग्मा 1s में अब इलेक्ट्रॉन लिखने पड़ेंगे? 2। सिग्मा 1s में कितने? 2। अच्छा चाहो तो एनर्जी साथ में लिख सकते हो। मेरे को बताइए सिग्मा 1s से मैं ऊपर चला जाऊं तो एनर्जी बढ़ रहा है घट रहा है? एनर्जी बार लगा दिया तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब इसका एनर्जी कम रहा होगा, तो मैं एरो ऐसे लेके चल सकता हूं, ठीक है। उसके बाद बता दीजिए सिग्मा, इसमें भी कितने? ठीक है। उसके बाद सॉरी सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s, राइट, सिग्मा स्टार 1s2, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2s2, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s2। यहां तक कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा कभी भी, यहां पे कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद बता दीजिए नाइट्रोजन में कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल फिल हो रहा है? π2px और π2p। तो फिर मैं लिख लूंगा π2px। इसमें कितने? 2। अच्छा क्या मैं बीच में एनर्जी ग्रेटर देन लगा दूं या इक्वल लिख लूं? इक्वल, क्यों? क्योंकि दोनों ऑर्बिटल्स क्या हैं? डिजेनरेट हैं। उसके बाद इक्वल टू π2p y, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, ठीक है। उसके बाद सिग्मा 2p z, और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन? 2, ठीक है। क्या इसके बाद किसी के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं? नहीं। अगर आप ये एमओस लिख लेते हो तो इनमें 0 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना चाह रहे तो कॉन्फ़िगरेशन यहां तक आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन किसका? N2 का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन N2 का आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इससे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद इसमें मिक्सिंग पे आ जाता हूं मैं। अच्छा इसके बाद आप इसमें एक और इंपॉर्टेंट नोट ये करोगे कि जब आप इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को देखोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहां तक फिल हुए हैं, तो मेरे को ये बताइए कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो सबसे हाई एनर्जी का है लेकिन ऑक्यूपाइड है? ध्यान से सुनना सवाल। इस N2 में कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो हाई एनर्जी का है बट ऑक्यूपाइड है? हाई एनर्जी का है बट ऑक्यूपाइड है, ठीक है। सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, सारे के सारे ऑक्यूपाइड हैं, बट सबसे हाई एनर्जी वाला जो ऑक्यूपाइड है वो कौन सा है? सिग्मा 2pz। ये वाला सबसे हाई एनर्जी वाला है और ऑक्यूपाइड है। दिस इज नोन एज होमो। दिस इज नोन एज होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है ना। सेम कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा था मेटल कार्बोनाइल में, जो मैंने कार्बोनाइल का डायग्राम बना रखा था, एमओ डायग्राम, और उसको कहा था कि पाई एसिड की तरह बिहेव करता है, तब भी हमने सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, ठीक है। और SN2 में भी सेम कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, ह्यूमो-लुमो इंटरेक्शन का सेम कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सो व्हाट इज होमो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसी भी मॉलिक्यूल के एमओ डायग्राम में जो सबसे हाई एनर्जी वाला ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल होगा दैट इज नोन एज होमो, दैट इज नोन एज। और कभी भी कोई मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो हमेशा होमो से डोनेट करता है। कहां से डोनेट करता है? ये कहां पे काम में आता है? ये होमो कहां पे काम में आता है? इलेक्ट्रॉन डोनेशन में, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन में काम में आता है, ठीक है। कहां पे काम में आएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेशन में। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल्स जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो अपने होमो के थ्रू करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? होमो के थ्रू कर देते हैं। अब बताइए इस एमओ डायग्राम को देखिए, ये बता दीजिए कौन से ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो लो एनर्जी के हैं और अनऑक्यूपाइड, जो लो एनर्जी के हैं
और अनऑक्यूपाइड है। तो पहले तो देख लेंगे अनऑक्यूपाइड कौन से हैं, तो अनऑक्यूपाइड है ये तीन, इनमें तो इलेक्ट्रॉन है, और उसमें से भी लोअर एनर्जी का पूछ रहा हूं मैं, तो लोअर एनर्जी का कौन सा हो गया, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2p, इनको हम बोल देंगे ल्यूमो, इनको हम क्या बोल देंगे, ल्यूमो, इनको हम बोल देंगे ल्यूमो, दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ल्यूमो क्या आ जाएगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, अगर होमो से डोनेट करता है तो हमेशा मॉलिक्यूल कहां पे एक्सेप्ट करेगा, ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट करेगा ल्यूमो में, सो यहां पे ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर जाएगा, ठीक है, ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस होगा। और ये जो होमो है और जो ल्यूमो है, अच्छा कभी कभार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए मैं क्या करूं, यही नाइट्रोजन का एमओ डायग्राम बना लूं, बट इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करवा दूं। अब बताइए, अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं तो फिर सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, एक बचेगा, सिर्फ यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा, एक बचेगा, वो होमो होगा, वो फिर से क्या होगा, बट अगर वो सिंगली फिल्ड है तो उसको हम सुमो बोल सकते हैं, दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा कब होगा, जब होमो में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या बोल देंगे, सुमो, दैट इज सिंगली ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो होमो और ल्यूमो है, इनको फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी बोला जाता है, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इनको हम क्या बोल देंगे, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ध्यान से सुनना, इससे सवाल ये आएगा, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है, इससे सवाल ये आएगा कि बताइए नाइट्रोजन का, मैं सिर्फ नाइट्रोजन पे फोकस कर रहा हूं, इसके अलावा बाकी मॉलिक्यूल्स भी होंगे, बताइए नाइट्रोजन का जो होमो होगा वो कौन होगा, नाइट्रोजन का कौन सा ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो होमो की तरह बिहेव करेगा, वो कौन सा हो जाएगा, सिग्मा 2pz। या ऐसा पूछ लेता है, इस मॉलिक्यूल में ऐसा भी पूछ लेता है, देखिए मैं सवाल बना लेता हूं यहां पे, सवाल ऐसे पूछ लेता है कि मान लीजिए आपके पास नाइट्रोजन था, N2 था, और ये N2 क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है, और ऑक्सीडाइज करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और किसमें चला जा रहा है, N2 पॉजिटिव में, ठीक है, तो बताइए ये N2 जब N2 पॉजिटिव में एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद चला गया, तो इसका इलेक्ट्रॉन कहां से लूज हुआ होगा, इसने इलेक्ट्रॉन कहां से लॉस किया होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से हुआ होगा, किस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हमेशा कहां से होगा, होमो से होगा, और वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल में होमो क्या है, बट N2 में होमो क्या है, सिग्मा 2pz है, तो इसने कहां से लूज किया होगा, तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा सिग्मा 2pz से। और अगर मैं एक्सेप्ट की बात करूं कि बताइए इसने एक्सेप्ट कहां पे किया होगा, तो इसने एक्सेप्ट किया होगा पाई स्टार 2px में। अब स्टार ना पूछ के ऐसा भी पूछ सकता है कि बताइए बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में, तो ऑब्वियसली अगर इसमें स्टार है तो कौन सा हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग, तो पहचान ही सकते हो कि एंटी बॉन्डिंग वाला हो जाएगा, ठीक है, बताइए ये सही है। अच्छा उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर को फाइंड आउट कर सकते हो एमओ डायग्राम से, और एकदम से डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, ध्यान देना, बॉन्ड ऑर्डर का एमओ डायग्राम से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसके बाद मैं डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूं कि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, जिससे क्वेश्चन और इजी हो जाएंगे, ठीक है। एमओ डायग्राम लगाने के बाद अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, ठीक है। चलिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करते हैं, बता दीजिए नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर किसके बराबर आएगा, 1/2, बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में गिनो कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने दिखेंगे, 10 दिखेंगे, 10 लगेंगे आपको, है ना, ध्यान देना, इसके आगे काउंट मत करना, जब नाइट्रोजन से स्टार्ट करोगे ना, इसके आगे काउंट मत करना बॉन्डिंग में कितने, क्योंकि इसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल्स आएंगे सबके बॉन्डिंग में 10 होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, N2 हो जाए आपका, O2 हो जाए, इवन O2 नेगेटिव हो जाए, O2 2 नेगेटिव हो जाए आपका, सब में बॉन्डिंग में 10 होंगे, सब में बॉन्डिंग में कितने होंगे, और मैक्सिमम बॉन्डिंग में लग कितने सकते हैं, अगर मैं आपको ऐसा पूछूं बताइए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने लग सकते हैं, इस एमओ डायग्राम तक, ये एमओ डायग्राम तक जो सिर्फ वैलिड है आपका Ne2 मॉलिक्यूल्स तक, ठीक है ना, सिर्फ Ne2 मॉलिक्यूल्स तक वैलिड है, तो बताइए मैक्सिमम कितने लग सकते हैं, 10 ही लगते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने लगेंगे, क्योंकि इसके बाद ये सारे ऑर्बिटल कौन से हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि टोटल कितने थे इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में, N2 में टोटल थे 14, अगर 10 बॉन्डिंग में आ गए तो बताइए एंटी बॉन्डिंग में कितने होंगे, 4 हो जाएंगे, गिन के भी देखो तब भी आ जाएंगे, बताइए कितना आ जाएगा, 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। अब इतना काम धाम करने की जरूरत नहीं, देखिए आपको एमओ डायग्राम बनाना है, उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करना है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता देता हूं बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे।
इसको ध्यान में रखना, इसमें बहुत सारे सवाल सॉल्व होंगे, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर पे सॉल्व नहीं होंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे भी सॉल्व होंगे, इससे आप सवाल बॉन्ड लेंथ पे भी सॉल्व कर सकते हो, और इससे आप बॉन्ड स्ट्रेंथ पे भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है, कैसे आप बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। आप क्या करोगे, यहां पे लिखोगे आप टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, यहां मैंने लिख दिया टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, किसी भी मॉलिक्यूल का, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर पता करना चाहते हैं उसका टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट आपने लिख दिया, ठीक है। मैं 10 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि 10 से नीचे वाली कहानी सिंपल होती है, ठीक है, मैं 10 से स्टार्ट कर देता हूं। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट लिख दिया, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट लिखने के बाद यहां पे लिख देता हूं इसका बॉन्ड ऑर्डर, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट, उसके बाद मैंने यहां पे लिख दिया बॉन्ड ऑर्डर। एक काम कर लेते हैं, साथ साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर की भी बात कर लेते हैं, इस पे भी सवाल आता है, साथ साथ में मैग्नेटिक बिहेवियर की भी बात कर लेते हैं, और मैग्नेटिक बिहेवियर के साथ में आप कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, म्यू s which is equal to under root n into n plus 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। तो आपको फाइंड आउट करना आता है, मैं 10 से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान देना इस ट्रिक को आप कहां से याद रखोगे, ट्रिक नहीं है बेसिकली, यही से निकाल रखी है सारी चीजें, ठीक है। आप 14 से स्टार्ट करोगे, कहां से 14, मैं यहां पे लिख देता हूं, बीच में कहीं लिखना मिडल में, यहां पे 14 लिख दिया मैंने। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कहां से स्टार्ट करूंगा मैं, 14 से। बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 14 का, सिंपल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल में किसका आ जाएगा, N2 का, किसका आ जाएगा, N2। हीटेरो में देखोगे तो इसके अलावा भी आ जाते हैं, जैसे CO आपका हो गया। सो 14 इलेक्ट्रॉन काउंट जब होगा तब बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, ये अभी कर लिया हमने, कितना होगा, बस एक चीज याद रखना, बाकी सब भूल जाएगा। इसको पेंडिंग रखो, इसको मैं बता देता हूं कैसे आपको करना है। जब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किसी भी मॉलिक्यूल में 14 होगा, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, चाहे वो होमोएटॉमिक हो, चाहे वो हेटेरोएटॉमिक, चाहे वो होमोएटॉमिक हो, चाहे वो हेटेरोएटॉमिक हो, ठीक है। मेरे को ये बता दीजिए CO अगर मैं लिखूं, CO मैं अगर लिखूं कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनाइल जैसा भी पढ़ना चाहो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, मैं टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करूंगा सिंपली। बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन के 6 और ऑक्सीजन के 8 और 6 कितने हो गए 14, और 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, आंखें बंद करके 3 लिख लो, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 14 के ऊपर जाओ या इस 14 के नीचे आओ, हर एक डिजिट से, जैसे 14 से 15 पे चले गए 0.5 से कम कर दो, 0.5 से चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आ जाओ, ठीक है। मान लो मैं क्या करूं, मैं लिखूं 15, कितना लिखूं मैं 15 का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कम कर दो 0.5 से। बताइए 0.5 से कम करने पे कितना आएगा, 2.5, ठीक है, बताते जाना। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 16, 17, 18, 19, 0.5 और 20 कितना लिख लेता हूं मैं, इसका मतलब 20 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा, मुझे पता है ना, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 हो जाए तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा बताइए 14 से ऊपर चला जाओगे 13, सेम कम करो फिर से 0.5 से, कितना आएगा यहां पे भी, इसका मतलब 13 और 15 वाले का सेम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद 12, 2, उसके बाद 11, ठीक है, 10 का 1 आ जाएगा, 9 का बता दीजिए, 0.5 वाला एग्जिस्ट करेगा, बहुत बढ़िया बात है, हमसे सुनना। जैसे VBT लगाते हो ना, तो VBT का ये ऐसा मान लीजिए लिमिटेशन है, क्योंकि अगर दो एटम्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे मॉलिक्यूल तब बनेगा VBT के अकॉर्डिंग जब उनके बीच में बॉन्ड बने, और बॉन्ड बनने के लिए मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने चाहिए आपको, दो, एक शेयर करे एटम और दूसरा एटम शेयर करे तब जाके बॉन्ड बनेगा। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर दो एटम्स के बीच में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है, अगर दोनों के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, लेकिन बॉन्ड एक नहीं बनेगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, बट वो एग्जिस्ट करेगा। ध्यान से सुनना इसको, VBT के अकॉर्डिंग अगर एक मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, लेकिन MOT के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एग्जिस्ट करेगा। जैसे आपका H2 पॉजिटिव आ गया, H2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये आ जाएगा इनका बॉन्ड ऑर्डर। अब इस चीज को पता कर सकते हैं, याद कितना रखोगे सर, 14 वाला, 14 का बॉन्ड ऑर्डर 3। अब उसके ऊपर चले जाओ या उसके नीचे आ जाओ, 0.5 से आपको कम कर देना है, ठीक है। अच्छा इसी के साथ में अगर मैं मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करूं, अच्छा मुझे ये बता दो, ये जो मैंने किया इसमें से मेरे को ये बताओ कौन कौन से ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, कि कौन कौन सा ऐसा टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट वाला मॉलिक्यूल होगा जो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक तो 20 वाला, एक तो कौन सा वाला, एक तो 20 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। 20 वाले में कौन सा आ जाएगा आपका, Ne2, सिंपली मैं मान के चलूं कौन सा वाला, Ne2। ये बहुत बार नीट में पूछ रखा है, पहले भी बहुत बार ये चीजें पूछ रखा है कि कौन सा एग्जिस्ट करता है कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हर एक सवाल हर एक टाइप का नहीं होता है। समझ लीजिए कुछ क्वेश्चंस बहुत मॉडरेट लेवल के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी लेवल के होते हैं, और कुछ क्वेश्चन अच्छे होते हैं, उससे भी अच्छे हो जाते हैं, तो बहुत इजी लेवल के भी सवाल आ जाते हैं। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहला मैं लिख देता हूं Ne, एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद ऊपर आ जाइए और उसके बाद ऊपर आने के बाद मेरे को बताइए कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके बाद इसके पीछे भी चले जाओ, 10 के पीछे चले जाओ, 8 वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। 8 वाला बताइए, उसमें देख के बताइए पीरियोडिक टेबल में 8 वाला कौन सा होगा, 8 वाला कौन सा होगा। बेरिलियम, एक बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन, दो बेरिलियम अगर मैं ले लूं तो कितने हो जाएंगे, तो Be2 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये भी एग्जिस्ट पूछ सकता हूं मेरे नीट में, ठीक है। अच्छा उसके बाद बताइए, उसके बाद कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, कौन से बॉन्ड ऑर्डर वाला उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाए वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। जिसमें बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो जाए वो एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है अपना 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अगर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर हो गए तो वैल्यू 0 हो गया। वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए अगर मेरे पास ऐसा मॉलिक्यूल हो जिसमें बॉन्डिंग में 2 हो और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 हो, 2 यहां पे और 2 यहां पे, बताइए बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बताइए ऐसा कौन सा हो जाएगा जिसके एटॉमिक, जिसमें कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे ना। बताइए 4 वाला कौन सा होगा, He2 कौन सा हो जाएगा, He2। नोबल गैस तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता डायटोमिक फॉर्म में, ये भी क्या नहीं करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। ये बहुत बार लीड कर रखा है, ये वाला नहीं पूछ रखा, इसको भी लिखेगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब इनके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कि कौन सा इनमें से पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा इनसा डायमैग्नेटिक होगा। इसको याद रखना बहुत सिंपल है। अदरवाइज पूछ ले तो फिर आपको एमो डायग्राम बनाना पड़ता है, फिर देखना पड़ता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, अगर है तो पैरा होगा, अगर नहीं है तो इतना कुछ नहीं देखना, तो बस टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखो और पता करोगे, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे आप मैग्नेटिक बिहेवियर में, यहां पे लिख लेता हूं। अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट ऑड आया, कितना है, ऑड आया, ध्यान सुनना, 2 आ सकता है, या तो ऑड आएगा ना तो इवन आ जाएगा, ठीक है। इवन वाला आपका होगा डायमैग्नेटिक, कैसा होगा, एक्सेप्ट, ये है बहुत इंपॉर्टेंट बात, इवन वाला हमेशा होगा डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 2 केसेस के, सिर्फ 2 केसेस के अलावा, ठीक है। एक केस आ जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और दूसरा केस आ जाएगा आपका 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किस के अलावा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एकदम से बिहेवियर बता दोगे। जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट इवन होगा, कितना होगा, इवन होगा, वो मॉलिक्यूल हमेशा कैसा होगा, डायमैग्नेटिक एक्सेप्ट 10 एंड 6। ऐसा क्यों होगा मैं बता देता हूं, एक्सेप्ट 10 एंड 16, क्योंकि ये नंबर कौन से हैं, इवन नंबर है। बट ये इवन नंबर वाले जितने भी आपके पास मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो कैसे होंगे, वो कैसे होंगे, अगर वो डाई होंगे तो कैसे होंगे, वो पैरा होंगे, वो कैसे होंगे, पैरा होंगे, ठीक है। बताइए ऑड वाले कैसे होंगे फिर, अगर ये डाई है तो ऑड वाले कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। उदाहरण के साथ समझ जाए, समझ में आ जाएगा कैसे होगा। मुझे बताइए अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 10 है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 10 है, 10 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, 10 कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो बताइए इवन नंबर वाले कैसे होंगे, डायमैग्नेटिक होंगे। गिनना गिनना ध्यान से, इसी एमो डायग्राम को दिखा रहा हूं। बताइए 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे, 2 यहां पे, कितने हो गए, 2 यहां पे 6, 2 यहां पे, उसके बाद 1 9 और 1 है तो इवन नंबर। बताओ 2 अनपेयर्ड आए ना, 2 अनपेयर्ड, एक यहां पे और एक यहां पे, अगर 2 अनपेयर्ड आए इसका मतलब कैसा होगा, वो होगा पैरा। तो ध्यान देना ये जो 10 इलेक्ट्रॉन काउंट बताया है ये होगा पैरामैग्नेटिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अब मैं पूछूं इसका मैग्नेटिक मोमेंट बताइए। मैग्नेटिक मोमेंट इनमें कैलकुलेट करना बहुत सिंपल, क्योंकि इनका मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट जा सकता है। मुझे बताइए मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हो सकते हैं, अगर मैं किसी एमओ में पूछूं तो मैक्सिमम अनपेयर्ड 2 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, 2, क्योंकि डिजेनरेट ऑर्बिटल ही 2 है, एक यहां पे हो गया, एक यहां पे होगा। अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आया सर वो वापस आएगा, पेयर कर जाएगा, तो मैक्सिमम अनपेयर्ड कितने हो सकते हैं, अगर मैक्सिमम अनपेयर्ड 2 है। और 10 वाले में मिलेंगे आपको, 10 वाले में कितने अनपेयर्ड मिलेंगे, 2 अनपेयर्ड मिलेंगे। तो बताइए 2 अनपेयर्ड के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ये सिंपल है, फाइंड आउट करना, 2.7 2.8 कर दोगे सिंपली, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2.7 या 2.8 बहुत मैग्नेटॉन, ठीक है। अब बताइए 11 वाला बताइए, 11 पैरा होगा डाई होगा, तो ऑड में तो दिक्कत ही नहीं है, ऑड जहां पे भी मिला ऑड कैसा होगा, ऑड पैरा होगा, ठीक है। मैं लिख लेता हूं पैरा, ठीक है। पहले बताइए डाई होगा, इवन है, ठीक। इन दोनों को छोड़ के सब डायमैग्नेटिक हो जाएगा, तो डाई होगा। अब देख भी सकते हो, देखिए 12 वाला देखिए वापस, बताइए यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8, उसके बाद 9 10 11 और 12 हो गया कैसा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। 13 बताइए, 13 कौन सा है, ऑड है, ऑड का मतलब ठीक है पैरा हो जाएगा। 14 बताइए, 14 कौन सा है, 14 है कौन सा नंबर, इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। देखिए कंफर्म कर लीजिए, 14 कौन सा था आपका, नाइट्रोजन था, ठीक है ना। 8 आ गया तक, उसके बाद ठीक कर दो, N2 का ही है, सारे के सारे फील्ड हैं, सारे के सारे फील्ड हैं, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, 15 बताइए, ठीक है। 16 बहुत अच्छे, 16 भी कैसा होगा,
पैरा होगा, 16 भी कैसा हो जाएगा पैरा, क्योंकि 16 पे जाने पे आपके 22 स्टार 2p और 22 स्टार 2p बाइफिल होंगे जिनमें सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और अगर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो फिर उनमें अनपेयर्ड कितने बचेंगे फिर से, और दो अनपेयर्ड होंगे तो फिर से मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा 2.8, बहुत मैग्नेटॉन। बताइए बाकी तो कर ही सकते हैं, सेम सेम है, बाकी भी कौन सा पैरा है कौन सा डाई है आप इसमें देख सकते हैं। इस पे सवाल पूछते हैं, इस पूरे चीज पे सवाल पूछते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड सवाल बन सकता है, इसको मिटा दूं मैं, ऑर्डर रिंगिंग वाले, ठीक है। इसी से रिलेटेड ध्यान से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल बनता है। एक बार आपने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया, आपको पता चल गया किसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके ये बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एमओ डायग्राम हर बार, आपको सिर्फ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर जब आपने पता कर लिया, उसके बाद कभी-कभार पूछ लेता, बताइए बॉन्ड लेंथ किसका कम किसका ज्यादा, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछ लेता है, तो ये रिलेशंस एक दो आपको पता होने चाहिए। दैट इज पहला, बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, राइट है, वेरी सिंपल। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम होगा, क्योंकि एटम्स एक दूसरे के बहुत पास पास होंगे। अच्छा, सेकंड, बॉन्ड स्ट्रेंथ is directly proportional to bond multiplicity, which is bond order. Bond strength is directly proportional to bond order. Third, bond dissociation energy, ये वही चीज है, bond strength और bond dissociation energy बराबर है, दोनों सेम चीजें हैं। ये भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, bond order के। जितना ज्यादा bond order उतना ज्यादा bond dissociation energy, उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा उस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने में। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर देखने को मिलेगा, जितना ज्यादा आपका बॉन्ड ऑर्डर प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और स्टेबिलिटी तो मैंने पहले ही बता दिया, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिखना सवाल करता हूं, इसको थोड़ा सा sp मिक्सिंग का कांसेप्ट बता देता हूं। लिखिए, ओके, पूछो मैं क्वेश्चन, बताइएगा। इन्हें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O2 2 नेगेटिव, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना। अच्छा, अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकालना, पहले क्या निकालना पड़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का जो बॉन्ड ऑर्डर का सीक्वेंस होगा उसका इनवर्स किसका होगा, बॉन्ड लेंथ का, ठीक है। और ये बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे आप, तो एमओ डायग्राम नहीं बनानी है सबके, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो बॉन्ड ऑर्डर निकल जाएगा, ठीक है। बताइए जल्दी से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, जल्दी से बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या बनेगा, इसको मिटा दो। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना, सबसे ज्यादा किसका, फिर कम, फिर कम, फिर कम। लिख लो मैं, सना का ऑर्डर आ रहा है बॉन्ड लेंथ का, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आ रहा है, सबसे कम, सबसे ज्यादा O2 2 नेगेटिव का, O2 2 नेगेटिव, उसके बाद O2 नेगेटिव, उसके बाद O2 और उसके बाद O2, देखिए बाकी लोग लिख, चलिए चलिए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इन सब में सबसे यही भी बता देता हूँ मैं, इसके ऑर्डर को लेके ही बता देता हूँ मैं, ठीक है। सबसे पहले हम इनका बॉन्ड ऑर्डर पता करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन काउंट के हिसाब से। बताइए O2 2 नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा, O2 16, 2 नेगेटिव हो गए 18, ठीक है। बताइए 18 का कितना आएगा 1, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, ओके। इसका बता दीजिए, एक इलेक्ट्रॉन घटा ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.5। जब भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जब भी एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और जब भी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, ठीक है। O2 को बता दीजिए 2, ठीक है। O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव, ठीक है। ध्यान देना ये 16 था और ये कितना है 15 है। अब 16 से 15 पे आ रहे हो, ऊपर 14 की तरफ आ रहे हो तो बढ़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 2.5, डन, ठीक है। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है,
इसका मतलब इसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा। तो ये जो ऑर्डर लिख रखा है सही है, ठीक है ना, है ना सही, करेक्ट ऑर्डर है, सबका ये आ रहा है, ये करेक्ट ऑर्डर होगा। बॉन्ड ऑर्डर का मैं अगर सीक्वेंस लिखता सबसे ज्यादा इसका, फिर कम, फिर कम, फिर कम, तो बॉन्ड लेंथ का उसका इनवर्स हो जाएगा, तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, ये ऑर्डर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से सही क्वेश्चन देखिए, इसी तरह मैं ये बता दीजिए हाउ मेनी स्पीशीज या हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। मैं कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपने उन मॉलिक्यूल्स को देख के बताना है कि कितनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। आपको सिर्फ नंबर बताना है, कितनों का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, आपको सिर्फ नंबर बताना है, ठीक है, कि कितनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा। CO NO पॉजिटिव, ठीक है। बताइए इन स्पीशीज में से बता दीजिए, इन स्पीशीज में से कितने स्पीशीज हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना, इनमें से कितने हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए, इनमें से कितने जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा। कितने स्पीशीज आ रहे हैं? 5, ठीक है, 5 लग रहा है। अच्छा और देखते हैं आंसर, बाकी सॉल्व कितने लगे? 4 लगे, ठीक है, ओके 5 लगे। बताइए CO का बता दीजिए कितना है? 14 इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक, ओके 14 इलेक्ट्रॉन काउंट, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना है इसका? ठीक ठीक है सर, ओके NO 15 सेम नहीं आएगा, ठीक है इसको छोड़ देता हूं मैं, ठीक है सेम नहीं आएगा, इसको छोड़ देता हूं मैं। NO पॉजिटिव फिर से 14, फिर से कितना आएगा? 3, ठीक है। N2 फिर से कितना आएगा? 3, ठीक है। O2 + 2 14 फिर से कितना आएगा? C2 2 नेगेटिव, एक कार्बन का 6, 2 कार्बन का भी 6 हो गए 12, 12 और 2 नेगेटिव हो गए 14, कितना हो गया? इसका भी कितना आएगा? इसका भी आएगा 3, ठीक है। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, ऊपर चले गए, ठीक है, इसका भी सेम नहीं होगा, इसका भी सेम नहीं होगा, ठीक है। तो कितने ऐसे आपके मॉलिक्यूल्स होंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा? 5 मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाएगा। बताइए यहाँ पे क्लियर है, कोई समझ में आ रहा है? ठीक है ना, इस तरह के सवाल बन सकते हैं। अच्छा अब देखिएगा, यहीं से मैं एक और चीज आपको बता दूं, मिटा दो इसको, एक और चीज ध्यान में रखना, एक और चीज ध्यान में रखना, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, अंदर आ सकता है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं MO कन्फिग्रेशन, MO कन्फिग्रेशन अप टू नाइट्रोजन, अप टू N2, और यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं MO कन्फिग्रेशन फ्रॉम N2 ऑनवर्ड, ठीक है, नाइट्रोजन से आगे O2 हो गया आपका, F2 हो गया, ठीक है। N2 पे सवाल तो हो सकते हैं, अगर O2 पे आ जाए या F2 पे आ जाए, O2 नेगेटिव, किसी में भी सवाल आ सकता है, इनके रिलेटेड इन्हीं के कैटायनिक फॉर्म या इन्हीं के आयंस, ठीक है। अच्छा इन दोनों के MO कन्फिग्रेशन में क्या अंतर होगा? नाइट्रोजन तक की कन्फिग्रेशन आपको पता है, बताइए अप टू नाइट्रोजन तक कन्फिग्रेशन क्या रहेगी? या ध्यान पे रखना, आपको MO डायग्राम बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट कन्फिग्रेशन याद रखना। बताइए सिग्मा 1s, उसके बाद सिग्मा स्टार, उसके बाद सिग्मा
2s, उसके बाद सिग्मा स्टार, ठीक है, उसके बाद पाई टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई टू पी, उसके बाद सिग्मा टू पी जेड, सिग्मा टू पी, अच्छा उसके बाद यही वाले स्टार लगा के पाई स्टार टू पी एक्स इज इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई, और उसके बाद सिग्मा स्टार टू पी जेड, सिग्मा स्टार टू पी जेड। अब चाहो तो एनर्जी दिखा सकते हो, अदरवाइज तो अंडरस्टूड है, इस तरीके से दिया जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एमओ कॉन्फ़िगरेशन किन मॉलिक्यूल्स का, सर वो मॉलिक्यूल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन कोड 14 तक होगा, अप टू नाइट्रोजन, अप टू N2 होगा, ठीक है। क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, अगर आपको डायरेक्ट याद है कॉन्फ़िगरेशन, एमओ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, देन पाई टू px इज इक्वल टू पाई टू py, देन सिग्मा टू pz, और उसके बाद पाई स्टार टू px इज इक्वल टू पाई स्टार टू py एंड सिग्मा स्टार टू pz। ये आ जाएगा एमओ कॉन्फ़िगरेशन N2 तक, कहां तक, N2 तक, ठीक है। अच्छा इसके बाद चेंज कहां पे आता है, अब इसको समझना ध्यान से, इसको समझना ध्यान से, इनमें चेंज कहां पे आता है। देखो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे मैं N2 बना देता हूँ और यहाँ पे मैं O2 बना देता हूँ, समझाने के लिए, सिर्फ इसलिए समझाने के लिए, ठीक है। जब मैं N2 के एमओ डायग्राम से बात करूंगा, ये आपका जाएगा दिस इज K डैश, मैं सारे एमओस नहीं बना रहा हूँ, मैंने लिख दिया K डैश। तो K डैश का मतलब ये होगा, ये जो N2 का एमओ डायग्राम था, इसमें पहला शेल ये जो था 1, ये फर्स्ट शेल था, और इसी के एंटीबॉडी का दूसरा 1 स्टार वाला, इन दोनों को ना बना के मैं इनकी जगह पे सिर्फ क्या लिख सकता हूँ, K और K डैश। ध्यान देना हमेशा जब सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s को ना लिखो तो उनकी जगह पे सिंपली आप क्या लिखोगे, K डैश, एमओ डायग्राम को छोटा करने के लिए। इस सारी चीजें वही रहेंगी, तो आप लिखोगे क्या, K और K डैश। अच्छा बताइए K डैश के बाद कौन सा आएगा, सिग्मा 2s, बताइए इसके बाद सिग्मा 2s के बाद सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। सिग्मा स्टार 2s के बाद कौन से थे, पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई, और इसके बाद कौन सा था, सिग्मा टू पी जेड, ठीक है, डन, सेम था। अच्छा अब O2 में क्या चेंज आ जाता है, तो बेसिकली जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे, इसको ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब आप स्टार्ट करोगे नाइट्रोजन तक, चाहे आप लिथियम से आओ, बेरिलियम से आओ, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन तक, कहां तक, नाइट्रोजन तक, नाइट्रोजन तक ये जो आपका सिग्मा स्टार 2s है, कौन सा वाला, सिग्मा स्टार 2, और ये सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2p अप टू नाइट्रोजन तक की कहानी रहेगी कि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होता है, इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत कम होगा, और इनके बीच का एनर्जी गैप कम होने के कारण, ये एनर्जी गैप के बाद की बात है, ये बेसिकली इसके बहुत क्लोज होता है एनर्जी में, ये सिग्मा 2pz और सिग्मा स्टार 2s ये दोनों एनर्जी में बहुत क्लोज होते हैं, और एनर्जी में क्लोज होने के कारण इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। समझना इसको, देखो ये मान लो ये है आपका सिग्मा 2s, ये सिग्मा स्टार 2s मान लीजिए, ठीक है, ये आगे पाई वाले, कौन से आगे, अच्छा इनके ऊपर मैंने कौन सा बैठा रखा है, सिग्मा 2pz। ये सिग्मा 2pz बेसिकली क्या करता है, इसके साथ एनर्जी में रिजेंबल करता है, तो ये ऑलमोस्ट यहां पे प्रेजेंट होगा, ये सिग्मा जो आपका सिग्मा स्टार 2s है, सिग्मा 2pz इसके इक्वल में प्रेजेंट होता है, इनके एनर्जीज कंपैरेबल होते हैं, बट एनर्जीज कंपैरेबल होने के कारण इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, किस के बीच में, सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2p, इस इंटरेक्शन के कारण ये जो सिग्मा 2pz है इसका एनर्जी बढ़ जाता है, ये इसको रिपेल करता है, इसका एनर्जी बढ़ जाता है, और एनर्जी बढ़ने के कारण ये एनर्जी ऑक्यूपाई कर लेता है पाई टू px के ऊपर वाली साइड, ये यहां पे भी होता है, ये इन दोनों के नीचे होता है, फिर बता रहा हूं ध्यान से सुनना, ये ओरिजिनली कहां पे होता है, इन दोनों के नीचे प्रेजेंट होता है, बट सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz में एनर्जी कंपैरेबल होने के कारण इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है, और इंटरेक्शन की वजह से इसका एनर्जी बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद ये कहां आ जाता है, पाई 2px और पाई 2py के ऊपर, कहां तक, अप टू नाइट्रोजन, अप टू, लेकिन अगले वालों में ऐसा नहीं होता, अगले वालों में एनर्जी गैप अच्छा खासा होता है, तो ये जहां पे होना चाहिए वहीं पे होता है। तो बताइए O2 का एमओ डायग्राम अगर मैं बनाऊं तो कैसा बनेगा, K डैश, सब कुछ सेम होगा, ठीक है, ऊपर नहीं बना, ऊपर सेम होगा, ऊपर नहीं बदलेगा, ठीक है। उसके बाद बताइए सिग्मा 2s होगा, उसके बाद कौन सा होगा, सिग्मा स्टार 2s होगा, डन। अच्छा अब बता दीजिए सिग्मा स्टार 2s के ऊपर कौन सा होगा, जो ओरिजिनली होना चाहिए वो कौन सा था, सिग्मा 2pz था, ये आता है, इसको ध्यान में रखना। अब बताइए सिग्मा 2pz के ऊपर कौन सा है, फिर है पाई 2px और उसके बाद पाई 2p, बस इधर चेंज है, इसके ऊपर चेंज मत लाना, इसके ऊपर चेंज नहीं लाना, इसके ऊपर जैसा था वैसा ही। बताइए इनके ऊपर कौन से प्रेजेंट है, इनके ऊपर कौन से प्रेजेंट है, स्टार वाले, पाई स्टार 2px वाला, ये भी पाई स्टार 2py वाला, और इसके ऊपर कौन सा प्रेजेंट था, सिग्मा स्टार 2pz। इनको चेंज नहीं लाना, इनमें चेंज नहीं लाना, कहीं इसको नीचे ना ले जाओ, बस यहां पे खेल, यहां पे चेंज है सिर्फ, यहां पे चेंज है सिर्फ। सो अप टू नाइट्रोजन क्या होगा, अप टू नाइट्रोजन होगा sp मिक्सिंग, क्या होगा, sp
इसको याद रखना, इस पे सवाल नहीं आएगा, इससे पहले सवाल नहीं आया, एसपी मिक्सिंग पे सवाल नहीं आया है, मैं फिर बता रहा हूँ, एसपी मिक्सिंग पे सवाल नहीं आया और एनसीईआरटी पे दे रखा है। एसपी मिक्सिंग होगा अप टू नाइट्रोजन, अप टू N2 तक एसपी मिक्सिंग होगा, और एसपी मिक्सिंग के कारण सिग्मा स्टार 2s और सिग्मा 2pz का एनर्जी कंपेरेबल होता है, जिसकी वजह से दोनों इंटरेक्ट करते हैं और सिग्मा 2pz एनर्जी में हायर हो जाता है। इसका एनर्जी इंक्रीज करता है, किससे ज्यादा हो जाता है, पाई 2px और पाई 2p। लेकिन इसके बाद जब जाओगे तो एनर्जी का अच्छा खासा होता है, इनमें इंटरेक्शन उतना नहीं होता, तो जहां पे होना चाहिए वहीं पे होता है। उसके बाद फिलिंग यहां से होगा। इसका मतलब ये होगा, अगर मैं O2 F2 के कॉन्फ़िगरेशंस की बात करूं, बताइए कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, जरा लिखाइएगा। सिग्मा 1s आएगा, उसके बाद सिग्मा स्टार 2s आएगा, ठीक है। उसके बाद ये नहीं आएगा, उसके बाद ये नहीं आएगा, जो होना चाहिए वही आएगा। बताइए इसके बाद कौन सा आएगा, सिग्मा 2pz, और उसके बाद सेम पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, उसके बाद सेम ही है ना, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और फिर सिर्फ यहां पे चेंज है, इसको ध्यान में रखना, सिर्फ यहां पे चेंज देखने को मिलेगा। तो जब सवाल इस बार भी नीट में था, उसने N2 का कॉन्फ़िगरेशन पूछा था, सिर्फ कंफ्यूज यहां पे किया था, क्योंकि उसने जो कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया था उन सब में इलेक्ट्रॉन काउंट करने में 14 आ रहा था, लेकिन आपको ये नहीं देखना कि 14 इलेक्ट्रॉन, आपको ये देखना कि कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट कौन सा था। अगर मैं पहले सिग्मा 2pz में फिल करूं N2 के लिए तो गलत हो जाएगा, पहले किसमें फिल करना पड़ेगा, पाई 2px में और पाई 2py में फिल करना पड़ेगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस में अंतर हो जाएगा, इनको भी ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब क्लियर है यहां पे, मिटा दो इसको, इस वाले को मिटा देता हूं। कौन सा क्वेश्चन किया हमने, क्वेश्चन नंबर 15 किया, ठीक है। 16 सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, सरफेस केमिस्ट्री से सिलेबस में नहीं, 17 भी नहीं, 18 पे आ जाएंगे हम डायरेक्टली। तो ध्यान दीजिएगा, एसपी मिक्सिंग किस कहां तक होगा, N2 तक, N2 के बाद एसपी मिक्सिंग। ऐसा पूछ सकता है, आपको मॉलिक्यूल दे दे और फिर बोलते बताइए इनमें से कितने मॉलिक्यूल्स में एसपी मिक्सिंग हुआ होगा, इसको ध्यान में रखिए, इस पे सवाल बन सकता है।